Hello student, welcome back in geology class. In previous video, we are discussed RBC count, हाई एल्टीट्यूड में RBC के नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. बट इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस हीमोग्लोबिन. ठीक, तो इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करेंगे. हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट किया जाता है. किससे रिप्रेजेंट करते? HB. अब बिना हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है. हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इनसाइड ऑल वर्टिब्रेट. दुनिया में जितने भी वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट में जैसे हम बात करें फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? वर्टिब्रेट. तो इनसाइड ऑल वर्टिब्रेट, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स, हीमोग्लोबिन ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड RBC. किसके अंदर पाया जाता है? RBC के अंदर. जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनकी RBC के अंदर क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? वर्टिब्रेट में, RBC के अंदर. लेकिन इन एनिमल्स के अलावा और भी जितना ग्रुप होगा एनिमल का, उसे हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट. क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट. तो अगर हम देखो वर्टिब्रेट में क्या मिलेगा? वर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन कहाँ होगा? RBC के अंदर. और हम इनवर्टिब्रेट की बात करें, जैसे फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ये सब इनवर्टिब्रेट के फाइलम है. इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन की जगह कोई और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो सकता है. जैसे मोलस्कन में हीमोसाइलिन पाया जाता है हीमोग्लोबिन की जगह. तो अलग अलग इनवर्टिब्रेट में अलग अलग टाइप के रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स पाए जाते हैं. लेकिन वर्टिब्रेट में केवल एक ही रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन. ठीक, और तो अगर हम बात करें तो ठीक है, वर्टिब्रेट में तो केवल रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है वो होगा हीमोग्लोबिन. इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन के अलावा भी और भी कई रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो सकते हैं. लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की. वर्टिब्रेट में अगर हीमोग्लोबिन है तो कहाँ होगा? देखो वर्टिब्रेट में जरूर, देखो वर्टिब्रेट में तो हीमोग्लोबिन है ही RBC के अंदर. अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन है तो वो RBC के अंदर नहीं पाया जाता. इनवर्टिब्रेट में हीमोग्लोबिन डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है. कहाँ पे डिजॉल्व होता है? प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा इनवर्टिब्रेट में. यदि है तो मैंने क्या बताया, सारे इनवर्टिब्रेट में जरूरी नहीं है हीमोग्लोबिन हो, लेकिन जिनमें है तो वो कहाँ मिलेगा आपको? प्लाज्मा में. देखना, जैसे अपने कोर्स में एक एग्जाम्पल है अर्थवर्म. जब हम अर्थवर्म पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आता, अर्थवर्म कहाँ का मेंबर है? फाइलम एनिलिडा का मेंबर है. अर्थवर्म का ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन क्वेश्चन आता है उसमें RBC नहीं होती. क्योंकि RBC नाम क्यों पड़ा? ऐसी सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन हो उसे क्या बोलते हैं? RBC कहा जाता है. तो अर्थवर्म का ब्लड रेड कलर का होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं पाई जाती? RBC नहीं पाई जाती. क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन डायरेक्टली कहाँ डिजॉल्व है? प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है. ठीक, तो ये हमने हीमोग्लोबिन में. और अगर बेटा हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर के बना होता है. एक हीम पार्ट और दूसरा ग्लोबिन पार्ट. तो हीमोग्लोबिन दो चीज़ से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन पार्ट. अगर हम हीम की बात करें तो टोटल हीमोग्लोबिन में हीम होता है 5% और ग्लोबिन प्रोटीन होती है 95%. तो जो हीमोग्लोबिन है, हीम 5% और ग्लोबिन प्रोटीन है 95%. अब जो हीम क्या होता है बेटा? हीम, जो हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, उसमें रेड कलर का कौन होता है? हीम इज द आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट. तो जो हीमोग्लोबिन रेड कलर का है
उसमें रेड कलर का है कौन, हीम वाला पार्ट है। और हीम में क्या क्या है, हीम किससे मिलके बना है, ये आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है। अगर हम हीम का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें तो ये हीम का एक मॉलिक्यूलर क्या है बेटा, स्ट्रक्चर, इसके अंदर पाया जाता है आयरन और इसके चारों तरफ ये हाइड्रोकार्बन की रिंग होती है जिसका नाम है पोरफायरिन, पोरफायरिन रिंग, और बीच में क्या पाया जाता है, आयरन। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हीम का। तो हीम किस किस चीज़ से मिलके बना, हीम में दो ही चीज़ें हैं मात्र, एक आयरन है और दूसरा हाइड्रोकार्बन की कौन सी रिंग, पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। ठीक, अब देखना हीमोग्लोबिन में क्वेश्चन आता है कौन सा मिनरल पाया जाता है, आयरन। लेकिन आपने पढ़ा होगा आयरन की बेटा दो बैलेंसी होती हैं, एक आयरन की बैलेंसी होती है Fe+2 और एक होती है Fe+3। दो बैलेंसी वाले आयरन का नाम होता है फेरस और तीन बैलेंसी वाले आयरन का नाम होता है फेरिक। तो देखना, तो फेरिक और फेरस, तो क्वेश्चन ये है कि हीमोग्लोबिन में आयरन कौन सी अवस्था में होता है, फेरस, फेरस अवस्था में, ना कि फेरिक अवस्था में। तो हीमोग्लोबिन में आयरन Fe2 स्टेज में होगा, ना कि Fe3 स्टेज में। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा होगा, अगर Fe2 किस में बदल जाए, Fe3 में बदल जाए। देखो, दो बैलेंसी से तीन बैलेंसी का बदलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अगर बताओ, अगर हम फेरस का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बदल जाएगा, फेरिक। जैसे कई केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हम बात करें एक बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन। अगर O3 की अगर हीमोग्लोबिन में ओजोन डाल दी जाए, ओजोन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो आयरन के अंदर जो दो बैलेंसी है किस में बदल देगी, उसको 3 में बदल देगा। तो हीमोग्लोबिन में 2 से बैलेंसी क्या हो जाएगी, 3। अगर देखो हीमोग्लोबिन में आयरन की बैलेंसी कितनी थी, 2 थी। अगर यही गलती से ऑक्सीडेशन के कारण बैलेंसी अगर 3 हो जाए तब उस हीमोग्लोबिन का नाम हो जाता है मेथ हीमोग्लोबिन। क्या कहा जाता है, मेथ हीमोग्लोबिन। तो देखो, हीमोग्लोबिन में आयरन की बैलेंसी होगी 2 है तो हीमोग्लोबिन नाम है। अगर आयरन की बैलेंसी 2 से 3 हो जाती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, देन दिस हीमोग्लोबिन नोन एज मेथ हीमोग्लोबिन। फिर ये कलर्ड नहीं होगा। देखो बेटा, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, एक्चुअली में हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता ही नहीं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। लंग्स से इसने ऑक्सीजन को पकड़ा, टिश्यू में जाकर रिलीज कर दिया, फिर आया, फिर यही करता रहता है। लेकिन हीमोग्लोबिन रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़े रहता है। देखना, अभी आगे बात करेंगे, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उस कंपाउंड का नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो रेड कलर का होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन में इतनी क्षमता होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और जैसे ऑक्सीजन को बाइंड करेगा तो कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है। अगर आयरन की बैलेंसी 2 से गलती से 3 हो जाए तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं पकड़ता और उस हीमोग्लोबिन का नाम हो जाएगा मेथ हीमोग्लोबिन, जो कि कलर लेस होता है। देखो सीधी बात, हीमोग्लोबिन में हीम है, हीम किससे किससे मिलकर बना, आयरन और परफायरिन रिंग। आयरन की बैलेंसी कितनी, 2। अगर 2 से 3 हो जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ हीमोग्लोबिन। ठीक, देखना, तो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से मिलकर, मैंने क्या बताया था, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से, हीम और ग्लोबिन। तो हीम के बारे में पढ़ लिया। ग्लोबिन क्या होती है बेटा, ग्लोबिन तो एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, एक ग्लोबिन इज ए प्रोटीन। और प्रोटीन आपको पता है ना, प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, चैन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जुड़ करके एक लंबी लंबी चैन बनती है, जिससे क्या बनती है, प्रोटीन। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, ग्लोबिन प्रोटीन में 4 तरह की पॉलीपेप्टाइड चैन पाई जाती है। जो अमीनो एसिड की चैन होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चैन। तो 4 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं। एक होती है बेटा अल्फा चैन, एक होती है बीटा चैन, एक होती है डेल्टा चैन और एक होती है गामा चैन। तो कितने टाइप की चैन पाई जाती हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ। ग्लोबिन प्रोटीन में कितने टाइप की चैन पाई जाती हैं, 4 टाइप की आपकी चैन पाई जाती हैं, ठीक है ना। एक अल्फा चैन, एक बीटा चैन, एक डेल्टा चैन और एक गामा चैन। अब देखना, ये चैन मिलके किससे बनेंगी, ये चैन मिलके बनती है अमीनो एसिड।
अल्फ़ा चैन में 141 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बीटा चैन में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, डेल्टा और गामा में भी 146 और 146। कुल मिला के 4 जो चैन है, 4 में अल्फ़ा में केवल 141 है, बकाया बीटा, डेल्टा और गामा में 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब देखो ग्लोबिन प्रोटीन में कितने टाइप की पॉलीपेप्टाइड चैन से मिल के बनता है ग्लोबिन? 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब देखना, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन किससे किससे मिलके बना? हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। हीम तो ये हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन। अब देखना यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन देयर आर 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 3 तरह के होते हैं। किसके आधार पर? ग्लोबिन प्रोटीन के आधार पर। अब कैसे? देखो, एक होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं HbA कहा जाता है। क्या बोलते हैं? HbA। जो हमारे अंदर ज़्यादातर हीमोग्लोबिन है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल हीमोग्लोबिन या HbA। Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A मतलब अडल्ट। अडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसे बोलते हैं HbA या नॉर्मल हीमोग्लोबिन। अब देखना, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है इसमें बेटा जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन में होंगी 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चैन। देखो ग्लोबिन प्रोटीन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चारों टाइप मौजूद होंगे नंबर 4। देखो आप, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, 2 ये हो गए, 2 टोटल 4 हो गए ना। लेकिन टाइप कितने मौजूद है? केवल 2 टाइप हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो देखना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हीम तो होगा, हीम के अलावा ग्लोबिन प्रोटीन होगी, लेकिन इस ग्लोबिन प्रोटीन में टोटल जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होगी, टोटल कितनी पॉलीपेप्टाइड चैन है? 4। उसमें 2 अल्फ़ा चैन और 2 बीटा चैन। ठीक, तो 2 अल्फ़ा, दिस इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और दूसरा हीमोग्लोबिन होता है HbA2। देखो, ए का मतलब था अडल्ट, यहाँ पर भी HbA2 का मतलब है अडल्ट सेकेंड हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर मेन हीमोग्लोबिन कौन है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन। सेकेंड नंबर पे कौन सा हीमोग्लोबिन है? HbA2। और इसमें हीम तो होगा ही होगा, साथ में जो ग्लोबिन प्रोटीन होगी उसमें 2 अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा चैन होंगी। देखो टोटल चैन तो 4 ही है, 2 अल्फ़ा है 2 डेल्टा, यहाँ बीटा की जगह क्या आ गया? 2 डेल्टा आ गए। और तीसरा हीमोग्लोबिन होता है HbF। F का मतलब है फीटल हीमोग्लोबिन। कौन सा? फीटल हीमोग्लोबिन। देखो फीटल का मतलब क्या? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता उसके अंदर भी आरबीसी होती हैं। जब उसके अंदर आरबीसी होंगी तो उसके अंदर भी कोई ना कोई हीमोग्लोबिन होगा। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? HbF। बर्थ के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? HbA में या HbA2 में बदल जाता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फ़ा और 2 क्या पाई जाती हैं? गामा चैन पाई जाती हैं। तो देखो 3 तरह के जो मैंने हीमोग्लोबिन बताए, कोई भी हीमोग्लोबिन है, हीम तो सब में होगा, बस अंतर किसके आधार पर है? ग्लोबिन प्रोटीन कैसे बनी है। इसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा है, इसमें 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा है, इसमें 2 अल्फ़ा और 2 डेल्टा है। अब मान लो क्वेश्चन आए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन में क्या अंतर है? स्ट्रक्चरली कोई अंतर नहीं, बस अंतर किस चीज़ का है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में जहाँ बीटा चैन होती है वहाँ फीटल हीमोग्लोबिन में कौन सी चैन पाई जाती है? गामा चैन पाई जाती है। ठीक, तो ये 3 तरह के हीमोग्लोबिन हो गए, किसके आधार पर? ग्लोबिन प्रोटीन के आधार पर। तो देखो अपन ने हीमोग्लोबिन देखा, हीम कितने परसेंट है? 5। हीम कितनी चीज़ से मिलके बना है? 2, आयरन परफायरिन रिंग। ग्लोबिन प्रोटीन किससे मिलके बनी है? अमीनो एसिड। 4 तरह की चैन हो सकती है, ठीक है। किसी में देखो तीनों टाइप में अल्फ़ा तो कॉमन है, बस अंतर करें, किसी में बीटा है, किसी में डेल्टा हो, किसी में गामा। तो 3 टाइप के हीमोग्लोबिन हो गए ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। ठीक, अब देखना हीमोग्लोबिन का काम क्या है बेटा? ऑक्सीजन को बाइंड करना। क्या काम है? ऑक्सीजन को पकड़ना। देखना ये हीमोग्लोबिन तो बहुत कम होता है, मेन हमारे अंदर अभी ये है
फीटल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये था। अब देखना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को पकड़ता है, फीटल हीमोग्लोबिन भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में मदर के प्लासेंटा के थ्रू ऑक्सीजन को पकड़ता होगा। तो दोनों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तो पकड़ रहे हैं, लेकिन फीटल जो हीमोग्लोबिन है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन को पकड़ने की एफिनिटी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंपेयर में ज़्यादा होती है। तो देखो, फीटल हीमोग्लोबिन हैविंग मोर एफिनिटी टू बाइंड ऑक्सीजन एज कंपेयर टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक, तो इस तरह से हमने हीम और ये ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में हमने चीज़ें देखी। अब देखना, ये जो हीमोग्लोबिन में क्या क्या था, किस तरह से था, वो मैंने आपको बताया। अब अगर हम इसके बाद आगे बात करें कि ये जो आरबीसी है, ये सिंगल आरबीसी, ह्यूमन में एक सिंगल आरबीसी की बात करो, देखना सिंगल आरबीसी, जैसे मैंने बेटा बताया था आपको कि 1 mm क्यूबिक एरिया में 50 लाख आरबीसी होती हैं। मतलब एक बूंद ब्लड में 50 लाख आरबीसी, और एक आरबीसी के अंदर हम बात करें इनसाइड एक सिंगल आरबीसी लगभग 26 करोड़ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। देखो, एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 26 करोड़ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट विद इन ए सिंगल आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर लगभग 26 करोड़। ऐसा नहीं है, देखना जो बेटा आरबीसी है, ये सपोज करो आरबीसी है, तो आरबीसी के इतने पार्ट में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है वो लगभग 33% एरिया। तो ऐसा नहीं है कि पूरी आरबीसी में ठूस ठूस के हीमोग्लोबिन भरा है। आरबीसी के 33% पार्ट में क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। और इतने पार्ट में एक आरबीसी के अंदर कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होंगे? 26 करोड़ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के पाए जाते हैं। अब मैंने अभी एक टर्म यूज किया, मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन, मतलब 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। तो देखो, अभी मैंने क्या कहा आपसे कि एक आरबीसी के अंदर 26 करोड़ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन के 26 करोड़ मॉलिक्यूल। तो बेटा एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का रियल मतलब क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन मीन्स 4 हीम प्लस 1 ग्लोबिन प्रोटीन। देखना क्या मतलब है। अगर मैं आपसे एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का मतलब है 4 हीम होंगे और 1 ग्लोबिन प्रोटीन। अभी अपन ने क्या बात किया? ग्लोबिन। चलो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करो। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ये होगी बेटा ग्लोबिन प्रोटीन होगी। क्या होगी ये? ग्लोबिन प्रोटीन। अच्छा बताओ, ग्लोबिन प्रोटीन में कितनी अल्फा चेन? नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2 अल्फा और 2 क्या होंगी? बीटा चेन से मिलकर बना होगा ना ग्लोबिन प्रोटीन। अब एक मॉलिक्यूल अगर मैं कहता हूं तो 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 4 हीम होंगे और 1 ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये तो ग्लोबिन प्रोटीन हो गई। इस ग्लोबिन प्रोटीन से कितने हीम जुड़े होंगे बेटा? 4। 1 2 3 4। ये सब क्या है बेटा? 4 क्या जुड़े हैं इससे? हीम जुड़े हैं। और आपको पता है मैं हीम के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। हीम में क्या क्या होता है? सपोज करो ये परफायरिन क्या हो गई? रिंग। और बीच में क्या होगा इसमें? आयरन Fe+2 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 और Fe+2। देखो ये है डायग्राम किसका? 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। तो 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 1 ग्लोबिन प्रोटीन है और उससे 4 क्या जुड़े हुए हैं? हीम जुड़े हुए हैं। और प्रत्येक हीम के अंदर क्या होता है? आयरन कितनी बैलेंसी के साथ? 2 बैलेंसी के साथ। अब देखना इसका बेटा काम क्या है। ये हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करता है? ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन किसे बाइंड करेगा? O2 को। तो ले ये हीम, इसने O2 को बाइंड किया, इसने O2 को बाइंड किया, इसने बाइंड किया और इसने बाइंड किया। तो देखो 4 हीम थे। 1 हीम 1 O2 को बाइंड करता है। तो बताओ टोटल कितने हीम हैं? 4। तो 4 हीम ने कितने O2 को बाइंड किया? 4। तो ये डायग्राम किसका बना है? 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन।
1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कंटेन 4 हीम, 1 हीम बाइंड 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। क्लियर? सो अपन लोग एक सीधी लाइन क्या बोल सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। किसको बाइंड करेगा? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। 1 2 3 4 O2 को तो बाइंड किया ना उसने, तो 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन बाइंड 4 O2। मतलब अब क्वेश्चन है कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा? 4। ये कितने एटम को बाइंड करेगा? तो 4 दूनी 8, 8 O को बाइंड करेगा। तो कितने एटम को बाइंड करेगा? 8 एटम को बाइंड करेगा या 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। क्लियर? तो 1 मॉलिक्यूल का ये डायग्राम बना है। 1 मॉलिक्यूल का मतलब है 4 हीम, और हर प्रत्येक हीम 1 ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो टोटल 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन या 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक? तो इस तरह से जो जनरली हम लिखते हैं ना कि हीमोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कितने जैसे अपन लोग देना Hb4, मतलब ये 1 मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में 4 हीम थे, Hb4 प्लस O8, तो क्या हो जाएगा? Hb4O8, O8 मतलब 8 एटम है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो देखो हीमोग्लोबिन ने किसको बाइंड कर लिया? ऑक्सीजन को। अब ये अकेला हीमोग्लोबिन है, ये अकेली ऑक्सीजन है, अब दोनों जुड़ गए। जुड़ने के बाद एक कंपाउंड क्या बना बेटा? ऑक्सी। क्या बना ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा तब उस कंपाउंड का क्या नाम होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा देखना, हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अच्छा तो हीमोग्लोबिन में आयरन था, आयरन की वैलेंसी कितनी थी? Fe2। ओके, अब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना इसमें भी आयरन की वैलेंसी कितनी होती है? Fe+2। तो क्या ये एक हीमोग्लोबिन था, ये ऑक्सीजन थी, जब तो यहाँ हीमोग्लोबिन में वैलेंसी कितनी थी? 2। ऑक्सीजन जुड़ गई तब भी वैलेंसी कितनी है? 2। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन से, ये मान लिया हीमोग्लोबिन है, इससे ऑक्सीजन ना जोड़ करके मैं ओजोन जोड़ देता। अच्छा तो ओजोन अगर आप जोड़ते तो यहाँ वैलेंसी कितनी है? 2। अब जो भी कंपाउंड बनता HbO3, जो भी कंपाउंड बनेगा यहाँ हीमोग्लोबिन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? Fe+3। क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ ओजोन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन ऑक्सीडेशन कर देगा। 2 से वैलेंसी क्या कर दी उसने? 3 कर दी। कि ऑक्सीजन ने तो ऐसा नहीं किया। तो बताओ, क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या ऑक्सीडेशन है? क्या ऑक्सीडेशन है? क्या बोलो, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना क्या ऑक्सीडेशन है? नहीं है, ऑक्सीडेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन ये है जहाँ वैलेंसी चेंज हो, वो है ऑक्सीडेशन। देखो हाँ, हीमोग्लोबिन का ओजोन से जुड़ना ऑक्सीडेशन है, जबकि यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं है। तो देखना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं है, ये ऑक्सीजनेशन है। क्या है? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है, ना कि ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन में तो आयरन की बैलेंसी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। ठीक, तो इस तरह से हीमोग्लोबिन में अपन ने पढ़ा हीमोग्लोबिन कैसे क्या बाइंड करता है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। अब देखो हीमोग्लोबिन की हम नॉर्मल वैल्यू देखें, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। अगर आपके पास 100 ml ब्लड है तो उसमें हीमोग्लोबिन कितना होगा? 12 से 16 ग्राम। जैसे नहीं ब्लड की जांच कराते हैं बेटा, नहीं कहते, कई नॉर्मल टर्म बोलते हैं कि 10 ग्राम खून है, 5 ग्राम खून है, तो एक्चुअली में ये है ग्राम, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई आया, खून की कमी हो गई, मेरे तो 8 ग्राम खून है, तो 8 ग्राम का मतलब क्या? उसके 100 ml ब्लड में
8 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए 12 से 16 ग्राम। ये काउंट फीमेल में थोड़ा कम होता है, फीमेल में 12-13, मेल में 15-16 के आसपास, क्योंकि मेल में ध्यान करो आरबीसी काउंट क्या होता है ज़्यादा, फीमेल में आरबीसी काउंट कम, तो हीमोग्लोबिन की वैल्यू मेल में ज़्यादा होती। ऑन एवरेज देखो 12 से 16 ह्यूमन में रफली हम इसको 15 ग्राम लगभग कितनी मान सकते हैं, 15 ग्राम पर 100 ml मान सकते हैं रफली याद करने के लिए। वैसे 12 से 16 वेरिएशन एनसीईआरटी के अनुसार, लेकिन ऑन एवरेज कितनी मान सकते हैं कि एक 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम क्या होगा हीमोग्लोबिन होगा। और मैं आपको ऑलरेडी ब्लड के पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर लगभग 5 लीटर क्या होता है ब्लड, या किसी की बात करो जैसे मेरे अंदर टोटल कितना ब्लड होगा बेटा 5 लीटर, और मेरे 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होगा 15 ग्राम। अब मान लो क्वेश्चन आए कि किसी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में टोटल कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होगा, तो हमें पता है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्लड कितना है 5 लीटर, और 100 ml में कितना होता है 15 ग्राम। तो देखना जैसे हम बात करें 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है 15 ग्राम है, ये है ना। तो बताओ 100 में अगर 15 है तो 1000 ml में कितना होना चाहिए 150 ग्राम होगा। 1000 ml को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लीटर में कितना 150 ग्राम। ओके एक ही बात है। तो बताओ हमें इतना पता चल गया 100 में 15 होता है तो 1 लीटर में कितना 150, और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर कितना है 5 लीटर, तो 150 × 5 = 750 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर या मेरे अंदर या आपके अंदर अगर बात करें एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन काउंट कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन के अमाउंट कितना होगा 750 ग्राम। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। या कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति है जिसमें ब्लड 8 ग्राम है पर 100 ml ब्लड में, ए पर्सन हैविंग 8 ग्राम हीमोग्लोबिन इन पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो उसके अंदर टोटल हीमोग्लोबिन कितना होगा। सीधी सी बात 100 ml में कितना हो जाएगा 8, तो 1 वहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 80, 5 में कितना हो जाएगा 80 × 5 400 ग्राम हो जाएगा। एक ही बात, क्यों, क्योंकि 100 में तो उसने 8 बता दिया, लेकिन टोटल ब्लड कितना है उसके अंदर 5 लीटर ही तो है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये अपन यहाँ पर हीमोग्लोबिन और उसके रिलेटेड कुछ बातों की अपन लोग बात कर रहे थे। ठीक, तो ये हो गया हीमोग्लोबिन। तो देखो बेटा जो आरबीसी थी, आरबीसी काउंट देखा, आरबीसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट क्या होता है हीमोग्लोबिन। अब देखना फिर अपन ने बात की थी कि जो आरबीसी हैं हमारे अंदर, आरबीसी का लाइफ स्पेन मैंने बताया था 120 डेज, कितना था 120 डेज, और एक बूंद ब्लड में देखना ये हमारी ब्लड वेसल्स है, एक बूंद ब्लड में 50 लाख आरबीसी हैं। सोचो इतने से ब्लड में इतनी आरबीसी होंगी कि आप गिन भी नहीं सकते। ठीक, तो बताओ ये अगर ब्लड भरा है तो यहाँ बहुत सारे नंबर पे क्या भरी है बेटा आरबीसी, मिलियन नंबर पे आरबीसी है, और आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना है 120 डेज। इसका मतलब 120 डे के बाद आरबीसी क्या हो जाती होंगी, मर जाती होंगी। अब अगर आरबीसी डेड हो जाती है, अगर आरबीसी मर जाती है तो क्या वो ब्लड में ही डली रहेगी। आरबीसी मरने के बाद क्या बेटा वो ब्लड में ही डली रहेगी क्या। देखो अगर बताओ मर के आर्टरी वेन में ही डली रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सारी आर्टरी हो या वेन हो ब्लॉक कर जाएंगी। ठीक, इसका मतलब जितनी हमारी ब्लड सेल या आरबीसी मरती होंगी उनको ब्लड से कहीं ना कहीं कहाँ निकालेंगे, हम बाहर जरूर निकालेंगे, जिसके लिए हम हेडिंग डाल रहे हैं डिस्पोजल ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी को डिस्पोजल कैसे करोगे, कैसे बाहर निकालोगे आप, क्योंकि अगर मर के वहीं पे अगर आर्टरी या वेन के अंदर डली रही तो हमारी ब्लड वेसल तो क्या हो जाएंगी, ब्लॉक कर जाएंगी। तो डिस्पोजल कैसे उसको आप बाहर निकालोगे। तो देखना बेटा एक हमारे अंदर ऑर्गन होता है, स्टमक के बगल में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। कौन ऑर्गन होता है, स्प्लीन। स्टमक के जस्ट बैक साइड
में एक ऑर्गन होता है स्प्लीन। ठीक, देखना ये जैसे स्टमक की हम बात करें, ये हमारी स्टमक है और स्टमक के बगल में बेटा क्या होता है, ये होता है स्प्लीन, यहाँ पर स्प्लीन होता है। स्प्लीन ये देखना अभी इसी टॉपिक में जब मैं कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि हमारी हर बॉडी ऑर्गन के अंदर स्पेशल टाइप की फाइगोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? स्पेशल टाइप की फाइगोसाइट मतलब होता है ऐसी सेल जो किसी को मारे या किसी को खा जाए। बैक्टीरिया, वायरस, डेड आरबीसी, डेड डब्ल्यूबीसी, इन सबको खाने वाली क्या पाई जाती है? सेल, जिनको हम बॉडी की पुलिस बोलते हैं। हमारी बॉडी की क्या होती है? वो पुलिस होती है। ऐसी स्प्लीन के अंदर जो फाइगोसाइट सेल होती हैं, कौन पुलिस का नाम क्या होता है? फाइगोसाइट, जो किसी को खा जाए उसे बोलते हैं फाइगोसाइट सेल। स्प्लीन के अंदर जो फाइगोसाइट सेल होती है उनका नाम होता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल। क्या नाम है? रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल। ये स्प्लीन के अंदर पाई जाने वाली कौन सी सेल है बेटा? फाइगोसाइट सेल। अब देखना ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक, जब सर्कुलेट हो करके जितना ब्लड आपका स्प्लीन में आएगा, आर्टरी के द्वारा जितना ब्लड स्प्लीन में आता जाएगा, जैसे सपोज करो किसी एक कमरे में पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा, हर ऑर्गन से लगातार पास हो रहा होगा, जब जितना ब्लड स्प्लीन में आएगा तो स्प्लीन के अंदर बेटा कई ये स्पेशल टाइप की क्या पाई जाती है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। ये सेल क्या करती है? स्प्लीन में जितना ब्लड आया उसमें जितनी डेड आरबीसी होंगी उनको ये क्या करेगा? वो डेड आरबीसी को ये पकड़ेगा, ये सेल डेड आरबीसी को खा लेंगी। अच्छा लो, इसने मान लिया, इस सेल ने ये मान लिया डेड आरबीसी थी, इसने डेड आरबीसी को खाया, ले खा लिया, मान लिया, खाने के बाद इसने अपने अंदर ले लिया। ये देखो आरबीसी कहाँ पहुँच गई? आरबीसी कहाँ पहुँच गई? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल के अंदर। तो कुल मिला के स्प्लीन में जितना ब्लड जाएगा, ठीक, उसमें जितनी डेड आरबीसी होंगी, जितनी डेड आरबीसी होंगी उसको ये सेल तुरंत खा जाएगी। ठीक है, आरबीसी को खा तो लिया। आरबीसी के अंदर है क्या? अपन ने आरबीसी के प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, आरबीसी के अंदर कुछ भी नहीं है, ना न्यूक्लियस है, ना गोल्गी बॉडी, कुछ भी नहीं है आरबीसी के अंदर। केवल क्या है आरबीसी के अंदर? साइटोप्लाज्म भरा होगा और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा। तो बताओ जब ये सेल खाएगी आरबीसी को तो आरबीसी के अंदर निकलेगा क्या? हीमोग्लोबिन। ये देखो अभी पढ़ा अपन ने, हीमोग्लोबिन ही तो है आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना? मैंने अभी बताया आपको, हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। देखो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन दो ही चीज़ तो मिलकर बना है। तो जब उस सेल ने खाया, कुल मिला के खाया तो उसने आरबीसी, लेकिन उसे मिला क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना? हीम और ग्लोबिन प्रोटीन। तो ग्लोबिन क्या है बेटा? प्रोटीन। तो ये जो सेल है ना, ये फाइगोसाइट सेल, ये ग्लोबिन प्रोटीन को तो कंज्यूम करके एनर्जी ले लेगा। क्योंकि इसने खाया है, एनर्जी मिलेगा तभी तो खाएगा। कोई चीज़ हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले। इस सेल ने आरबीसी, डेड आरबीसी को क्यों खाया? क्योंकि उससे उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कौन देगा? प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन। इस सेल, ये सेल ग्लोबिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक, अब बचा क्या बेटा? हीम। अच्छा बताओ, हीम किससे मिलके बना? एक तो आयरन और दूसरा किससे मिलके बना? परफायरिन पिगमेंट, देखो सॉरी परफायरिन रिंग से मिलके बना। देखो उसने हीमोग्लोबिन को खाया, हीमोग्लोबिन में काम की चीज़ उसे क्या मिली? ग्लोबिन प्रोटीन, उसने कंज्यूम कर लिया। अब बचा क्या बेटा? हीम। हीम कितने चीज़ से मिलके बना था? दो, एक आयरन और परफायरिन रिंग। ये उसने कंज्यूम नहीं किया, तो क्या किया उसने? आगे ब्लड में किसको जाने दिया? आयरन को जाने दिया और परफायरिन रिंग को जाने दिया। ये आयरन वापस ब्लड में आ गया। ब्लड में आने के बाद बेटा क्या होगा? इस आयरन का दोबारा पहुंच जाएगा, बोन में पहुंचेगा, दोबारा नई आरबीसी के बनाने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा ये आयरन। अब ये जो परफायरिन रिंग बची, ये परफायरिन रिंग देखना बच्चा, सर्कुलेटरी सिस्टम में डिटेलिंग करूंगा। और मैं जो ये परफायरिन रिंग बची, तो जो स्प्लीन का बेटा ब्लड है ना, स्प्लीन से ब्लड अभी समझ में कम आएगा। ये स्प्लीन का जो ब्लड है वो सीधे बेटा कहाँ जाता है? एक ऑर्गन में वापस लौट के जाता है जिसका नाम होता है लिवर। क्या नाम होता है? लिवर।
तो देखो ब्लड आया, जितनी डेड आरबीसी थी उसको इस सेल ने खाया, खाने के बाद ग्लोबिन प्रोटीन को उसने पचाया, पचाने के बाद जो आयरन और परफायरिन रिंग को उसने ब्लड में डाल दिया। आयरन वापस ब्लड में चला गया, दोबारा काम में आ जाएगा। परफायरिन जो रिंग है ये कहाँ पहुँचा बेटा? लिवर में। परफायरिन रिंग कहाँ पहुँचा? लिवर में। और आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में कि लिवर के अंदर जा कर के परफायरिन रिंग चेंज इनटू बाइल पिगमेंट किस में बदल गया? बाइल पिगमेंट में बदल गया। तो बाइल पिगमेंट कौन होता है? जैसे बिलिरुबिन। बिलिरुबिन देखो परफायरिन रिंग लिवर में गया, लिवर में जाने के बाद लिवर में किसमें बदल गया? बिलिरुबिन, जो कि एक बेटा लिवर से एक जूस निकलेगा, डाइसन में पढ़ेंगे बाइल जूस। और बाइल जूस स्लाइटली येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन जो पिगमेंट है वहाँ मौजूद है, इसलिए बाइल जो एक जूस है उसका कलर किसके कारण आता है? बिलिरुबिन के कारण, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बाइल पिगमेंट बोल देते हैं, देखना। तो ये परफायरिन रिंग लिवर में पहुंचा, लिवर में पहुंचने के बाद लिवर ने इसे किस में बदल दिया? बिलिरुबिन, जो कि बाइल जूस के माध्यम से कहाँ निकाल दिया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। और बाइल जूस का ये कलर प्रोवाइड करेगा, येलो कलर। देखना बेटा, जो अगर हम बात करें तो जो बाइल पिगमेंट येलो कलर का होता है, ये लिवर से, देखना डाइसन में पूरा पढ़ेंगे, लिवर से निकलता है बाइल जूस जो कि इंटेस्टाइन में आके गिरता है। देखना जैसे हम बात करें, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ये है लिवर। तो लिवर से बेटा कौन सा जूस आता है? बाइल जूस। और बाइल जूस में कौन सा क्या है? इसमें बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो कि बाइल पिगमेंट है, कैसे बना? ये आरबीसी के नष्ट होने से बना, परफायरिन पिगमेंट से। अब ये बाइल जूस कहाँ डाला जाता है बेटा? ये बाइल जूस जो लिवर ने निकाला इंटेस्टाइन में आता है, जो डाइजेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। देखना सब डाइजेशन पढ़ेंगे। तो बताओ, आरबीसी मरने के बाद जो उसका पिगमेंट बनाया गया, बाइल पिगमेंट बनाया गया, और बाइल पिगमेंट को लिवर ने कहाँ निकाल दिया? इंटेस्टाइन में निकाल दिया। अब इंटेस्टाइन में बाइल पिगमेंट आया, बिलिरुबिन आया होगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आने के बाद यह बाइल पिगमेंट दो भागों में टूट जाता है। कितने भाग में टूटता है? दो। एक स्टीरोबिलिन और एक यूरोबिलिन। स्टीरोबिलिन और यूरोबिलिन। देखो ये जो बाइल पिगमेंट आया, ये बाइल पिगमेंट कहाँ गिरा? इंटेस्टाइन में गिरा। इंटेस्टाइन में दो भाग में टूट गया, स्टीरोबिलिन और यूरोबिलिन। स्टीरोबिलिन इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब नहीं होता, और ये इंटेस्टाइन के थ्रू फीकल मैटर के माध्यम से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाता है। इंटेस्टाइन से रीएब्जॉर्ब नहीं करती, ये इंटेस्टाइन में ही डला रहेगा और फीकल मैटर के माध्यम से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इसलिए बेटा जो फीकल मैटर है कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। क्यों? क्योंकि उसमें कौन मौजूद है? बाइल पिगमेंट मौजूद है। बाइल पिगमेंट के अंदर पूछा गया तो कौन? स्टीरोबिलिन मौजूद है। इसलिए हमारा जो फीकल मैटर है कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। अब जो यूरोबिलिन बना था, यहाँ यूरोबिलिन, वो इंटेस्टाइन से ब्लड में क्या हो जाता है बेटा? एब्जॉर्ब। इंटेस्टाइन से कहाँ पहुँच गया? वो ब्लड में पहुँच गया। अब ब्लड में जाने के बाद ये किडनी में जाएगा सर्कुलेशन से, और किडनी में फिल्ट्रेट करके यूरिन के माध्यम से कहाँ निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो हमारी मूत्र भी कैसा होता है? पीला होता है। क्यों? क्योंकि मूत्र में कौन सा है? यूरोबिलिन। तो मल और मूत्र दोनों कौन से कलर के होते हैं? पीले कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिवर में बाइल पिगमेंट बना उसको इंटेस्टाइन में डाला गया, और या तो जो इंटेस्टाइन से बाहर आ गया वो फीकल मैटर का येलो कलर प्रोवाइड करेगा, जो एब्जॉर्ब हो गया वो किडनी के थ्रू यूरिन के माध्यम से कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये जो बाइल पिगमेंट है इसका कोई काम नहीं है, इट इज ए एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। देखो आरबीसी मरी, आरबीसी के मरने के बाद जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट क्या था? परफायरिन रिंग थी, उसको लिवर ने एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाइल पिगमेंट में बदला, और उस बाइल पिगमेंट को निकालने के दो रास्ते हैं, या तो
फीकल मैटर से निकलेगा या फिर वो यूरिन से निकलेगा। समझ गए? तो ये था अपन ने पढ़ा हीमोग्लोबिन। ठीक, तो हीमोग्लोबिन की डिटेल अपन ने कर लिया। और हीमोग्लोबिन के अलावा आरबीसी का डिस्पोजल कैसे होता है? तो बताओ आरबीसी को कहाँ मारा गया बेटा? स्प्लीन में मारा जाता है, वहीं पर इनको डिस्पोजल किया जाता है। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी को कहाँ जलाया मारा जाता है? स्प्लीन में। ठीक, इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा। ये मैंने आरबीसी पढ़ाया, आरबीसी के नंबर, आरबीसी के अंदर आपको क्या मिला था? हीमोग्लोबिन, उसका डिटेलिंग किया। आरबीसी कहाँ पे नष्ट होती हैं? स्प्लीन में होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद क्या बनता है, वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे पढ़ ली। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग बात करेंगे WBC प्रिंसिपल की। ठीक है, थैंक यू।